बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर सुमेरा यूनुस फ्रॉम यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। कैसे हैं बेटा आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आप लोग घरों के अंदर रहें और अपनी जो स्टडी पे है वो फोकस करें। पीछे भी आपके 1-2 मंथ जो हैं वेस्ट हो चुके हैं। अब आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो अरेंज की गई हैं और आप इनसे भरपूर तरीके से जो है वो फ़ायदा हासिल करें। और ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इसमें आप लोग ऐसे ही सामने बैठ के आप लोग लेक्चर लें जैसे कि आप क्लास में टीचर के सामने बैठे हैं। और किसी भी किस्म के जो क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं आप उनके बारे में हमसे जो है वो पूछ सकते हैं। अपनी भरपूर तरीके से जो है वो तैयारी करें। जैसा कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मैंने आप लोगों के हिस्ट्री का लेक्चर लेना है और मेरा जो हिस्ट्री का लेक्चर होगा वो बिल्कुल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। तो बिफोर गोइंग टू द इंट्रोडक्शन मैं आपसे पहले डिस्कस करना चाहूँगी कि आपने, जैसे कि आप लोगों को पता है आप ग्रेड 8 में हो, आपने ग्रेड 6 में भी हिस्ट्री पढ़ी है, आपने ग्रेड 7 में भी हिस्ट्री पढ़ी है। ग्रेड 6 में आप लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी थी, गजनवी पीरियड पढ़ा था, गोरी पीरियड पढ़ा था, खिलजी पीरियड पढ़ा था, तुगलक पीरियड पढ़ा था। ये हमारा बैकग्राउंड है जो हम अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, अपनी बुक की तरफ आ रहे हैं। इससे पहले का मैं बैकग्राउंड आपको बता रही हूँ। उसके बाद जो है हम लोगों का आर्यन पीरियड था वो हमारा स्टार्ट हो गया था कि ये सारी चीज़ें जो है हमने इन डिटेल जो है वो पढ़ी थी। उसके बाद जो हमारी 7th क्लास की जो हिस्ट्री थी वो हमारी मुग़ल पीरियड पे जो है उस पर हमने तमाम मुग़ल पीरियड पढ़ा है। अब जो आपकी 8th क्लास है उसमें हमने ब्रिटिश पीरियड को जो है वो पढ़ना है कि किस तरह से ब्रिटिशर यहाँ पे आए और किस तरह से उन्होंने अपने यहाँ पे गवर्नमेंट को मजबूत रखा। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसका जो टाइटल है कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, तो इसमें जो कंसोलिडेशन है इसका यही मतलब है कि किस तरह से वो मजबूत हुए। खैर, बिफोर गोइंग टू द फर्दर टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न बताना चाहूँगी कि आप लोगों का पेपर पैटर्न क्या है। इसका सेम उसी तरह से जैसे आप 6th क्लास में और 7th क्लास में पेपर देते रहे हो, सेम आपका जो पेपर पैटर्न है उसी तरह से है। आपके जो MCQ, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपके MCQs जो होते हैं वो 14 मार्क्स के, आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आपके 16 मार्क्स के। आपको हम 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देते हैं जिनमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 8 शॉर्ट क्वेश्चन और हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। तो इस तरह से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो 8 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से तो 16। इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको 3 देते हैं जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं और ईच लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो 10 मार्क्स का। तो इस तरह से आपके लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स जो होंगे वो 20 मार्क्स के। तो टोटल मार्क्स आपके जो होंगे जो इसके हिस्ट्री के वो आपके 50 मार्क्स होंगे। तो ये था आपका पेपर पैटर्न। आप लोगों को पहले भी इसका आइडिया होगा क्योंकि आप 6th क्लास में भी पेपर्स देते आए हो, 7th क्लास में भी पेपर्स देते आए हो। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आपका पेपर पैटर्न 8th क्लास में भी वही होगा जो पहले था। अब आपका है, अब हम दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ चले जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल। इसमें हमने ब्रिटिश रूल का इनिशियली पीरियड स्टार्ट करना है, किस तरह से ब्रिटिशर यहाँ पे आए, किस बहाने से वो यहाँ पे आए थे और किस तरह से उन्होंने अपनी हुकूमत यहाँ पे जो है वो बना ली। ये तमाम चीज़ें जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे चैप्टर का सबसे फर्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो व्हाट इज ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी ब्रिटिशर की। ब्रिटिशर इस कंपनी के तहत यहाँ पर ट्रेड करने आए थे। अब इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री पे मैं जाती हूँ। बैकग्राउंड हिस्ट्री ये है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में आपका ये है कि अरब जो थे वो यहाँ पे ट्रेड करने आते थे यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में। अब यहाँ से वो गुड्स क्या करते थे, लेके जाते थे और वो जाके यूरोपियन कंट्रीज़ में
जो सेल करते थे। तो इस तरह से अरब के और यूरोपियन कंट्रीज़ के रिलेशनशिप आपस में अच्छे हो गए। अब जो सब कॉन्टिनेंट की गुड्स थी उनको यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत पसंद किया गया और वहाँ के लोग भी चाहने लगे कि हम लोग भी वहाँ से जाके ट्रेड करें। तो इस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ का इंटरेस्ट सब कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ा। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में पुर्तगीज़, इस तरह से आपके डच जो कि जर्मन थे वो, उसके अलावा आपके जो हैं ये फ्रेंच, ये लोग आए। फिर ब्रिटिशर आए। अब ब्रिटिशर जब आए तो ब्रिटिशर ने, इधर मैंने आप लोगों को मैं बताती हूँ कि जब ब्रिटिशर आए तो ब्रिटिशर ने सबसे पहले क्वीन एलिज़ाबेथ से, जो कि वहाँ की उस टाइम क्वीन थी, उससे जो है एक चार्टर पास करवाया। उस चार्टर को पास करवाने का बेसिकली मकसद ये था, अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता रही हूँ, ओवरव्यू बताने के बाद मैं आपको रीडिंग करूँगी तो वो आपको साथ साथ अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर जैसे ही हम बुक रीडिंग करेंगे, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू बता रही हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी का कि वो आई कैसे। अब उन्होंने क्या किया कि क्वीन एलिज़ाबेथ से इजाज़त ली, एक चार्टर पे साइन करवाए। उस चार्टर पे साइन करवाने का ईस्ट इंडिया कंपनी का बेसिकली मकसद ये था कि उनको मतलब ये राइट दिए जाएं कि ब्रिटिश से कोई दूसरी कंपनी वहाँ पे तजारत करने ना जाए, एक जो है यही ईस्ट इंडिया कंपनी ही वहाँ पे तजारत करे। अब ब्रिटिश के अंदर तो ठीक है, चार्टर पे साइन हो गए और वहाँ पे इंटरनल कंपेटिटर से वो बच गए, कोई भी कंपटीटर उनका जो है वहाँ से नहीं था। ब्रिटिशर की एक ही कंपनी यहाँ पे तजारत करने आई। लेकिन अब जो बाकी कंपनीज थे, बाकी लोग थे, बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जैसे कि फ्रेंच थे, पुर्तगीज़ थे, डच थे, वो लोग अब जो थे वो लोग तो वो तो यूरोपियन दूसरी नेशंस थी, उनसे तो ब्रिटिशर जो थे वो उनको तो नहीं रोक सकते थे। अपने मुल्क के अंदर तो उन्होंने एलिज़ाबेथ से जो है साइन करवा दिया चार्टर पे और रोक लिया बाकी कंपनीज को यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में आने से, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उस जब आई थी तो वो सिर्फ ट्रेडिंग के पर्पज़ से आई थी और वो जस्ट ये चाहती थी कि किसी न किसी तरह से उनको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेके वो अपने मुल्क जाए, ये उनका एम था। फिर तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब यहाँ के कंडीशन देखते गए तो फिर उन्होंने फाइनली यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट कायम करने का जो है वो प्लान किया। लेकिन उनकी स्टिल कंपटीशन में क्या थे, यूरोपियन दूसरी पावर्स थी जिसमें आपके पुर्तगीज़ थे, फ्रेंच थे, डच थे, इनके साथ उनका मुकाबला चल रहा था। इन्होंने क्या किया कि अब थ्रू वेपन्स बाय फोर्स इन नेशंस को रोकने की कोशिश की। अब बाय फोर्स इन नेशन को कैसे रोकने की कोशिश की कि वो एक दूसरे के उस पे लाइक जो शिप्स होती थी उन पे अटैक करना शुरू हो गए, वेपन्स के एक दूसरे का रास्ता ब्लॉक करना शुरू हो गए। तो इस तरह से वो एक दूसरे से इनकी फाइट हुई। अब बात ये है कि पुर्तगीज़, फ्रेंच और डच में ब्रिटिशर कैसे यहाँ पे काबिज हुए, वो उनको इतनी वो क्यों, क्या वो ज़्यादा इंडियंस को पसंद थे? नहीं, पुर्तगीज़ ये जो थे ये इंडियंस को पसंद नहीं थे, बल्कि वो क्या करते थे कि यहाँ के जो ऑफिसर्स थे उनको पैसे दे के ख़रीद लेते थे, उनको पैसे दे के अपने काम करवा लेते थे। यहाँ के जो लोकल ताजिर थे, ट्रेडर थे, उन्होंने उनको अपने पास बुला के उनके साथ जो है उन्होंने अपने रिलेशनशिप बनाना शुरू कर दिए ब्रिटिशर ने। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया कि उनके साथ रिलेशनशिप बनाना शुरू कर दिए। फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ के जो रॉयल फैमिली थी, जैसे कि उस टाइम औरंगज़ेब था, उससे एक फरमान जारी करवा लिया। उस फरमान के मुताबिक औरंगज़ेब ने उन्हें हर किस्म की ट्रेड पर किसी भी किस्म का टैक्स जो है उससे आज़ाद कर दिया। अब उन्होंने क्या किया कि एक तो कंपनी के पर्पसेस के लिए तो उनका टैक्स हो गया ही हो गया, अब वो पर्सनल बेनिफिट्स भी उस वो फरमान वो इस तरह का था कि एक चार्टर दिया गया था कि इस कंपनी को टैक्स फ्री ट्रेड करने की इजाज़त दी जाए, तो वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स भी उससे लेना शुरू हो गए। इसी तरह से काफ़ी चीज़ों में स्टेप बाय स्टेप जो है वो शामिल होते गए और फाइनली जब औरंगज़ेब, आपको पता है जो लास्ट हमारा मुग़ल एम्परर था जो ज़्यादा पावरफुल था वो मुग़ल औरंगज़ेब था। औरंगज़ेब की डेथ के बाद हमारे पास कोई ऐसा पावरफुल एम्परर आया ही नहीं और ना ही कोई ऐसा मुल्ज़िम एम्परर आया कि जो हमारे सब कॉन्टिनेंट को जो है वो लेके
चलता। जो बंगाल का नवाब था वो ऑलरेडी जो है वो ब्रिटिशर्स को जो है उनको टैक्स से आज़ादी मिली हुई थी और कुछ उनको काफ़ी ज़्यादा कंसेशन मिली हुई थी, काफ़ी फैसिलिटीज़ मिली हुई थी, जिसकी वजह से जो बंगाल का रेवेन्यू था वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहा था। तो जो बंगाल का नवाब था वो पहले ही परेशान था, लेकिन चूंकि उनको औरंगज़ेब का फरमान जारी हो गया था तो वो उसको इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस वजह से औरंगज़ेब तो बादशाह था, इसलिए वो बादशाह के ख़िलाफ़ तो बोल नहीं सकता था। लेकिन वो इनसे पहले जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ हुई, वो वफ़ात पा गया, तो उसके बाद बंगाल का जो नवाब है उसके और ब्रिटिशर के बीच जो है मामलात ख़राब होना शुरू हो गए और इसी तरह से इनके बीच जो है जंगें आना शुरू हो गई, जैसे वार ऑफ प्लासे और इस तरह की और बाकी जंगें हुई, जिस पे फाइनली ब्रिटिशर जो है वो उन्होंने 1857 पे यहाँ पे काबिज हो गए। और वो अब हम ज़रा बुक रीडिंग की तरफ जाते हैं और उसको साथ साथ अब मैं पढ़ूँगी। अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये ना हो कि आप लोग समझेंगे टीचर ने जो है ये जो पढ़ाया ये कहाँ से पढ़ाया। ये तमाम वही चीज़ें जो आपके टॉपिक के अंदर मौजूद हैं और यही चीज़ें मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की। अब मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी तो आपको आइडिया होता जाएगा। Before the arrival of the British in India, Arab traders used to visit India for the purpose of trade. वो कहते हैं कि ब्रिटिश अंग्रेज़ों के इंडिया में आने से पहले जो अरब थे वो इंडिया में ट्रेड के पर्पज़ से आते थे। दे परस्यूड ट्रेड विद इंडिया एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट। वो यहाँ पे तजारत करते थे और यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है हासिल करके जाते थे। दे बिगेन टू टेक इंडियन गुड टू यूरोप फॉर ट्रेड पर्पज़। वो यहाँ इंडिया से चीज़ें मतलब ले के जाते होते थे, जिसमें आपका क्लॉथ्स आ जाते थे, सिल्क का कपड़ा आ जाता था, इसके अलावा बहुत सारे मसाला जात आते थे। वो लेके यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते थे जहाँ पे यूरोप के लोग उनको बहुत पसंद करते थे फॉर ट्रेड पर्पज़ एंड डेवलप गुड रिलेशनशिप विद यूरोपियन पीपल्स। अब अरब और यूरोपियन पीपल्स के जो हैं वो रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए। तो यूरोपियन पीपल्स जो हैं उन्होंने भी चाहा, मतलब द यूरोपियन ट्रेडर आल्सो विश टू डू द ट्रेड विद इंडिया एट देयर ओन। अब जो यूरोपियन हैं उन्होंने कहा कि हम खुद भी इंडिया पे तजारत करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द पुर्तगीज ट्रेडर केम टू इंडिया। वो कहता है पहले पुर्तगीज आए टू इंडिया एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट, फॉलोड बाय ब्रिटिश, इसी तरह ब्रिटिश आए एंड फ्रेंच ट्रेडर। द ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड अदर यूरोपियन नेशन इन ट्रेड विद इंडिया इन 1600। अब जो आपकी ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, established in 1600, the British trader after getting royal permission from the Queen of England established East India Company for the purpose of trade। अब उन्होंने क्या किया कि रॉयल फैमिली से इजाज़त ली ईस्ट इंडिया कंपनी ने और उन्होंने यहाँ पे अपनी एक कंपनी बनाई जिस ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, जिसका बेसिकली मकसद था कि इंडिया में तजारत करना। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मुगल पीरियड। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग काम करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी और मुग़ल पीरियड, इनके आपस में क्या थे, मुग़लों ने किस तरह की रिलैक्सेशन उनको दी हुई थी, किस तरह की कंसेशन दी थी मुग़ल जो हमारे एम्परर थे, जो हमारे मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने किस तरह की फैसिलिटीज़ उन्हें दी थी। द मुग़ल एम्परर जहांगीर फैसिलिटेटेड टू कंपनी एंड फ्री फ्रॉम ऑल द टैक्सेस from the various trade taxes which made British happy and they built many trade center in India। अब वो कहते हैं कि जहांगीर ने भी उनको बहुत फैसिलिटीज़, जहांगीर के बाद जहांगीर का जो बेटा आया शाहजहां, उसने भी उनको बहुत ज़्यादा कंसेशंस दी और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी। उसके बाद जो है आपका शाहजहां का बेटा औरंगज़ेब आया, ठीक है, जो कि जहांगीर का पोता था। अब औरंगज़ेब ने, मैंने आपको पहले भी पूरा डिस्कस किया है कि उसने एक फरमान दिया जिसमें उनको हर किस्म का टैक्स उनकी ट्रेड से जो है वो उससे उन्हें फ्री कर दिया। तो द लेटर मुग़ल आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब द लेटर मुग़ल किंग वर वीक। जो आपको पता है कि मुग़ल पीरियड में औरंगज़ेब के बाद कोई ऐसा ताकतवर बादशाह सामने आया ही नहीं जो ब्रिटिशर का मुकाबला कर सकता और जो सब कॉन्टिनेंट को बचा सकता और मुस्लिम रूल जो है आगे कंटिन्यू हो सकता। उसके बाद जितने भी बादशाह आए वो सब के सब जो है वो अपने
जो सेल्फ इंजॉयमेंट है उसमें इतने बिजी रहे कि इस तरह से अंग्रेज़ों ने जब देखा कि यहाँ के जो बादशाह हैं वो तो अपनी एक अयाश किस्म की लाइफ गुजार रहे हैं, उन्हें तो कोई यहाँ की स्टेट की कोई परवाह नहीं है, तो उन्होंने उनका ये वीक पॉइंट देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे थोड़े थोड़े एरियाज़ पर कब्ज़ा करते करते फाइनली 1857 पर पूरे सब कॉन्टिनेंट पे कब्ज़ा कर लिया। द लास्ट मुगल किंग प्रूव्ड very weak and could not stand against the British. After the War of Independence in 1857, the British company took over the control of subcontinent. और इस तरह से ब्रिटिश कंपनी ने जो है यहाँ पे पूरा कंट्रोल ले लिया। ये आपका आज का लेक्चर था। अब इस लेक्चर से रिलेटेड आपको मैं कुछ होमवर्क देना चाहूँगी, ठीक है। जो आज मैंने आपको लेक्चर दिया है उस लेक्चर में आपका चैप्टर नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे कवर हो रहा है। ये डायरी है आपकी, चैप्टर नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, ये आपने राइट भी करना है, राइट प्लस लर्न। आपने राइट करना है और लर्न करना है। राइट करने का ये मतलब नहीं है कि आपने एक दफ़ा राइट मीन कि आप लर्न करेंगे, 1 टाइम लिखेंगे, फिर उसमें से मिस्टेक निकालनी है, फिर सेकंड टाइम आपने लिखना है, फिर उसमें से मिस्टेक निकालनी है और फिर आपने थर्ड टाइम लिखना है। और फिर आप देखना कि आपको ये क्वेश्चन कभी भी नहीं भूलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है इसकी। अपना जो भी आपको काम मिलता है डायरी वर्क बहुत अच्छे से करें, अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, घर के अंदर रहें, घर से बाहर बिल्कुल ना जाएं, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।